हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वही ड्रिल रहेगी, पहले 5 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023, जो कि 28 नवंबर से क्लासेस जिनकी शुरू हो जाएंगी। क्लासेस लाइव ली जाएंगी, 11 से 1 बजे की आपकी क्लासेस रहेंगी। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की कवरेज रहेगी, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, पर्सनल वन ऑन मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, एमसीक्यूज का डेटाबेस आपको दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, एफएलटीज यहां पर आपको दिए जाएंगे। तो सभी चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली इस कोर्स में दी जा रही हैं, और बोनस के तौर पर सीसैट की मास्टर क्लासेस भी यहां पर रहेंगी। तो दिए हुए कोड को यूज कीजिए, 30 नवंबर तक आपका ये कोड वैलिड है। इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बात हो रही है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी इनकरेक्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक जो भी फैक्ट आपको यहां पर स्टेट किया गया है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, और उसके आधार पर अपनी करेक्ट आंसर यहां पर लिखिएगा। फिर वही बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड बात की गई है, बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है। तो उसी से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर करेक्ट हैं। फिर वहीं यदि हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है फिर से कि कौन से इनमें से करेक्ट है। अभी जो रेशो है हमने कहीं ना कहीं जरूर करंट अफेयर्स में कवर की है। यदि आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं स्लीपी क्लासेस के, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बात हो रही है फंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स के आधार पर बताना है कि किस तरीके के फंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इन सभी 4 स्टेटमेंट्स को देखिए, काफी इजीली आप अपने आंसर तक वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वही अब आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें अगर आपने लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन यहाँ पर मिस कर दिया है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, वापस से जाइए, क्वेश्चन को देखिए और अपना एक आंसर लिखने की वहां पर कोशिश कीजिए। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा कोई आपका नुकसान नहीं है, थोड़ा आपको पता लगेगा कितना आपका गेस्ट वर्क भी वहां पर काम कर पाता है नहीं कर पाता है। ठीक है जी, अब वही प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं, जहां पर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली एक तरह की कंपनी की यहां पर स्थापना की गई है जो एक्ट करती है एज अ कॉमन ट्रस्टी कंपनी, ताकि मैनेज कर सके और ऑपरेट कर सके वेरियस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड्स। अब यहां पर जो आपकी क्रेडिट गारंटी, अब ये जो नाम है ये आपने कहां सुना होगा। काफी सारी ऐसी स्कीम्स वहां पर निकाली जाती है जहां पर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जो वो रहती हैं कि उस प्रकार से एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, आपको जितने भी आप लोन्स लेने वहां पर जा रहे हैं, सभी सेक्शन वाले जो लोग हैं लोन्स लेने वहां पर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गारंटी वहां पर देनी पड़ती है। तो सरकार ने इस प्रकार की स्कीम्स वहां पर निकाली हैं, क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम्स, जिनके आधार पर उन्हें वहां कोलैटरल नहीं रखना पड़ता, थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट वहां पर करना पड़ता है, बट कोलैटरल वहां पर नहीं रखना पड़ता। तो उसी से रिलेटेड यहां पर आपका ये एक कंपनी की स्थापना की गई थी, ताकि जितने भी इस प्रकार के ट्रस्ट फंड्स हैं जो कि इस प्रकार से इन सभी केसेस में गारंटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें यहां पर मैनेज किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके अंडर वन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, तो वो आपकी पहली स्टेटमेंट उसके आधार पर बिल्कुल करेक्ट है, बट ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा स्थापित नहीं की गई है, ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो आपका सिस्टम्स है उसके द्वारा यहां पर स्थापित की गई है। ठीक है जी, तो उसी के आधार पर यहां आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज अब आपको यहां पर भी बताई गई है कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी बाय द एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कब की गई थी? मार्च 28, 2014 में। तो बेसिकली जितने भी आपके क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि जो भी यहां पर एक लेंडिंग रिस्क रहता है सभी बैंक्स के लिए, आपके जितने भी आपके लेंडिंग पार्टनर्स यहां पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ वो लेंडिंग रिस्क वहां पर शेयर किया जा सके उन सभी लेंडर्स का, और इन टर्न फैसिलिटेट करें एक्सेस टू फाइनेंस फॉर द प्रोस्पेक्टिव बोरोअर्स। तो इसमें आपके नंबर ऑफ कैटेगरीज वहां पर आ सकती हैं। तो रिसेंटली ही आपकी जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स वहां पर स्टार्टअप्स के लिए निकाली गई है, तो उसके लिए भी जो ऑपरेशनल जो जिम्मेवारी रखी गई है वो इसी कंपनी को यहां पर दी गई है कि यही उस चीज को वहां पर ऑपरेट करेंगे, यही देखेंगे किस प्रकार से यहां आपके इस प्रकार के लोन्स वहां पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली बैंक्स को
उस प्रकार की स्कीम के आधार पर यदि कोई लोन एक्सटेंड कर रहे हैं तो इन्हें तो लूप में वहां पर रखना ही पड़ेगा। तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको इस तरीके से, कई बार हम करंट अफेयर्स में कवर करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वहां पर कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, इनकी जो थोड़े बहुत फैक्ट्स रहते हैं, यदि हमें पता रहे तो काफी इजीली, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली उसे वहां पर आंसर कर सकते हैं। तो वही चीज अब आपको यहां पर भी बताई गई है कि डेफिनेटली उस प्रकार की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे सोर्सेज वहां पर यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, प्रेमिसेस, मैन पावर, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस या बाकी जो आपकी सर्विसेज हैं, उनको अच्छे तरीके से वहां पर यूज हो सके, उनका अच्छे तरीके से आपस में शेयर कर सके सभी एजेंसीज। तो उसी के लिए आपकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बना दी गई है, जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स वहां पर रन किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तीन स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई थी, बताना था कि इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछी गई है। तो पहली जो आपकी बात हो रही है लीड्स रिपोर्ट के बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यहां पर आपकी रिपोर्ट रिलीज करती है, तो यही स्टेटमेंट है जो कि आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा ये आपकी रिपोर्ट यहां पर रिलीज की जाती है। उसके अलावा जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, बिल्कुल लुधियाना पंजाब से शुरू होता है, दंकुनी वेस्ट बंगाल तक वहां पर जाता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग 14 to 13% की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो वहां पर रहती है उसे हम कम कर सकें, और जो बाकी डेवलप्ड नेशंस में जो वहां पर कॉस्ट आती है अराउंड 7 to 8% की, वहां इस टारगेट तक उसे वहां पर पहुंचाया जा सके। तो बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट थी। पहली जो आपकी स्टेटमेंट है डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड आपकी ये इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो आई होप यहां पर आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। ए ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको बताएगी, 2022 की भी रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यहां पर रिलीज की गई है। तो बेसिकली जो इंडेक्स यहां पर तैयार किया जाता है, एक तरीके से हम ये भांपने की कोशिश करते हैं, या हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ये जानने की कोशिश करती है कि किस प्रकार से जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव हुई पहले साल से, यदि हम उससे कंपेयर करें कि किस तरीके से ये इंप्रूव कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमें डेटा मिलेगा, सरकार को जो डेटा मिलेगा, डेफिनेटली उसी के आधार पर पॉलिसीज वहां पर बनाई जाएंगी कि किस प्रकार के एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन मिल रहा है, किस प्रकार से यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर हो पा रही है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पूरी रिपोर्ट को यहां पर जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट जो थी 2018 में लॉन्च की गई थी, 2022 का जो आपका एडिशन है 4th एडिशन है, और इसमें पहली बार 2022 के एडिशन में, अब ये थोड़ा खास पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है कि पहली बार जितने भी यूटीज और स्टेट्स है उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया 4 कैटेगरीज में। कोस्टल स्टेट्स, फिर आपके लैंडलॉक्ड स्टेट्स आगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आगे और यूटीज आगे। ठीक है जी, फिर इनकी अलग से कैटेगराइजेशन या इनकी जो रैंकिंग वहां पर किस तरीके से की गई है कि अचीवर्स जो आपकी जिनका 90% से ज्यादा वहां पर स्कोर रह रहा है, फास्ट मूवर्स जिनका 80 to 90% के बीच में वहां पर स्कोर रह रहा है। ठीक है जी, फिर एस्पायरर्स, तो ये इस तरीके से यहां पर स्कोरिंग सेट की जा रही है। बट ये जो स्कोरिंग है ये हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से वहां पर की गई है। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि 2022 का जो ये इंडेक्स जो यहां पर तैयार हुआ है इसमें हाईएस्ट रैंक यहां पर किसका आया है। ठीक है जी, फिर वही बात करें जो आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये मैप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DFCCIL की जो वेबसाइट है उसी में भी ये मैप आपको डायरेक्टली दिया गया है। तो डेफिनेटली इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लुधियाना पंजाब से यहां पर शुरू हो रहा है, दंकुनी आपका वेस्ट बंगाल में जाके यहां पर खत्म हो रहा है। तो उसी तरीके से जो बाकी इंपॉर्टेंट इस तरीके के रूट्स हैं वो भी आपको इस मैप में यहां पर दिए गए हैं, जो कि जनरली आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली इस मैप को तो अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। फिर वही बात करें जो आपकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यहां पर रोल आउट की गई है सितंबर 2022 में, जिसका ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही बात कर ली कि जो हमारी इतनी ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे हमें कम करना है। जो डेवलप्ड कंट्रीज की कॉस्ट वहां पर आती है उसका एट पार यहां पर लेके आना है। तो इससे रिलेटेड आपकी नई आपकी लॉजिस्टिक पॉलिसी यहां पर जारी की गई है, जिसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीएम गति शक्ति प्लान वहां पर निकाला गया है। ठीक है जी, आपकी उस तरीके से भारतमाला, सागरमाला परियोजना वहां पर रखी गई है। तो इन सभी का ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहां पर चाहिए होगा सभी मिनिस्ट्रीज का, ताकि इस तरीके से हम इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करके अपने देश की ग्रोथ को और आगे लेके जा सकें। ठीक है जी, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे लीड्स रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी, और आपका जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके बारे में यहां पर बात हो रही थी। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई थी, जिसमें से आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में क्या बात हो रही है कि अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट है ये आपने बहुत जगह बहुत सारे कंटेंट में देखा होगा अपने बैंकिंग के। ठीक है जी, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के आधार पर इफ द सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई
फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 क्वार्टर्स इन अ ईयर, तो आरबीआई को वहां पर एक रिपोर्ट सबमिट करनी है गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है। किस तरीके से कि एनी 3 क्वार्टर्स नहीं है, ये कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स के लिए यहां पर बात रखी गई है कि लगातार 3 क्वार्टर्स तक जो आरबीआई द्वारा यहां पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का गोल रखा गया है, आपने सुना होगा ना इसके बारे में, 4+-2% कि 2% से लेकर 6% तक का यहां पर उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखना है। तो यदि लगातार 3 क्वार्टर तक 9 महीनों तक उस गोल को वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सरकार को वहां पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एनी 3 क्वार्टर्स नहीं, कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स है, और उस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्या उनके कारण रहे जिस वजह से इस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या उनका वे फॉरवर्ड रहेगा, किस तरीके से वो आगे उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, कैसे उसे वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो सभी चीजें उन्हें एक रिपोर्ट में वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेट्स जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। पॉलिसी रेट्स आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखिए, कमेंट बॉक्स में फिर बताइए कि कौन कौन से रेट्स हैं जो कि आपके पॉलिसी रेट्स में यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। आपने डेफिनेटली इनके बारे में यहां पर सुना होगा, और उन्हीं रेट्स को वहां पर यूज करते हुए, एक चलो मैं आपको हिंट देता हूं, रेपो रेट यहां पर हो गया कि उन्हीं रेट्स को वहां पर यूज करते हुए हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर पाते हैं। बट यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको बताई गई है, सरकार द्वारा एमपीसी की स्थापना की गई थी 2016 में आरबीआई एक्ट 1994 के आधार पर, जिनका काम था कि जी हां प्राइस स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है जी, एमपीसी का यहां पर काम रखा गया है। तो उसी के आधार पर आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेजिम वहां पर सेट कर दी गई। 4+-2% की यहां पर बात रखी गई कि ये 2% से लेकर 6% तक का आरबीआई का कंफर्ट जोन है, उसमें उन्हें मेंटेन करके रखना है। बट वहीं फिर आरबीआई एक्ट जो 1934 का था उसमें एक और बात रखी गई थी कि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक यदि हम इन्फ्लेशन टारगेट से बाहर ही वहां पर लाई करते हैं, हमारा सीपीआई उसके बाहर ही वहां पर रहता है, तो उस दौरान सरकार को एक रिपोर्ट जाएगी आरबीआई के द्वारा जिसमें कुछ चीजें मेंशन होंगी। पहली बात कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन टारगेट पूरा नहीं कर पाए, क्या उनके रेमेडियल एक्शंस हैं जो कि वो वहां लेने की बात कर रहे हैं, और क्या एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत वो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें वहां पर आरबीआई को सरकार को बतानी कि जी हां ये हमारा एक आगे का रोड मैप है, इस हिसाब से हम काम करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो वही चीज अब आपसे यहां पर पूछी भी गई थी। और रही बात पॉलिसी रेट के बारे में, तो रेपो रेट के आधार पर क्या रहता है आपको पता ही है, यहां पर आरबीआई द्वारा बैंक्स को पैसा दिया जाता है उस रेपो रेट के आधार पर। तो यदि रेपो रेट यहां पर बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, तो फर्दर बैंक्स भी अपना जो इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं उसे भी वहां पर बढ़ाते रहेंगे। यदि इसको वो बढ़ाते रहेंगे तो जो क्रेडिट की डिमांड है उसको थोड़ा हम कंट्रोल कर पाएंगे, मनी जो आपका सर्कुलेशन में पैसा चल रहा है उसको हम थोड़ा बहुत बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पॉलिसी रेट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। बहुत बार हम अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता, इन रेट्स के बारे में, तो एक हमारा अलग से सेशन भी है जहां पर हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी, इन सभी चीजों के बारे में वहां पर बात की है। तो डेफिनेटली उस चीज को जाके देखिए कैसे वो इंपैक्ट करता है इकोनॉमी को, उसको भी अच्छे से समझिए। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर बात हो रही है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी। पहली स्टेटमेंट में डायरेक्टली इसे एक्सप्लेन किया गया है, मतलब डेफिनेशन दी गई है। क्या है ये? टोटल एनरोलमेंट इन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज expressed as a percentage of the population in the official age group corresponding to this level of education। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है, आप स्कूल जाते हैं, जब आपने बचपन से स्कूल जाना शुरू किया होगा तो आप सबसे पहले वहां पर प्राइमरी स्कूल में गए होंगे। ठीक है जी, प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात कर ले तो जी हाँ चलो उस तरीके से 4 साल से लेकर आपका 10 साल तक प्राइमरी स्कूल में ही वहां पर समय निकलेगा। ये आपका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो कि यहां पर सेट कर दिया गया कि 4 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं यहां पर। ठीक है जी, अब मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 100 बच्चे हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इससे जो आगे अगर हम 14 to 16 वहां पर लेके जाते हैं, हायर की इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है जी, उसमें भी आपके इस तरीके से 100 बच्चे हैं। अब यदि जीआर हमें यहां पर कैलकुलेट करना हो, अब किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में, ठीक है जी, जहां पर आपकी आबादी प्राइमरी ग्रुप की 100 लोगों की है, उसमें आपके 110 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बट जो ग्रुप था वो आपका सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों का था। उसका मतलब क्या है कि जो 10 से 16 के उम्र के बच्चे ये अभी भी प्राइमरी एजुकेशन यहां पर गेन कर रहे हैं। मतलब जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, फेल हो गए या पहले पढ़ाई नहीं कर पाए उस तरीके से, वो अभी भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में एजुकेशन वहां पर गेन कर रहे हैं। इसी वजह से इसका नंबर यहां पर 110 तक पहुंच सकता है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो जीआर की वैल्यू है वो आपकी 100 से ज्यादा एक्सीड कर सकती है। तो मतलब क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, कि कितने बच्चे एक पर्टिकुलर ग्रुप के
एक स्कूल में पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन जो कि उस ग्रुप की उस एरिया में वहां पर मौजूद है। ठीक है जी, तो उस तरीके से इसकी यहां पर कैलकुलेशन की जाती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहां पर निकाली जाती है और इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है, तो उसके आधार पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, उसी के आधार पर ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो रिसेंटली जो आपका डेटा सामने आया है उसके हिसाब से प्राइमरी सेक्शन में हमारा जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये और इंप्रूव हुआ है कि और जो लोग थे जो पहले नहीं पढ़ पाए या बहुत देरी से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, उनकी एज वहां पर निकल चुकी है बट अभी प्राइमरी एजुकेशन वहां पर गेन कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू या उनका जो नंबर है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। 18-19 में 101.3% था, वो आपका 104.8% यहां पर बढ़ चुका है। वैसे आपको सेकेंडरी क्लास का भी यहां पर बता दिया जा चुका है। तो इस तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि अपनी एजुकेशन मिस आउट कर चुके हैं उन्हें भी हम इस पर्टिकुलर एजुकेशनल इकोसिस्टम में इंक्लूड करें, ताकि जो नेसेसरी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए वो वहां से गेन कर सकें। ठीक है जी, तो रिसेंट डेटा आया था, सोचा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड आपका यहां पर जस्टिफाई हो रहा है। इनमें से कोई भी एक। तो पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं ट्रांजैक्शन अंडर दिस सिस्टम आपकी प्रोसेस की जा रही है कंटिन्यूअसली ऑन अ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस थ्रू आउट अ डे। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट यहां पर कही जा रही है दिस सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू डेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, सेकेंडरी स्टेटमेंट यहां पर रखी गई है। थर्ड कह रहे हैं कि एक बार जब कंप्लीट हो जाए तो पेमेंट अंडर दिस सिस्टम आर फाइनल और इररिवोकेबल है, आप उसको वहां पर कैंसिल नहीं कर सकते। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल चलो मान लेते हैं। जो फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर दी गई है कि किसी प्रकार की अपर लिमिट नहीं रखी गई है ऑन द वैल्यू ऑफ फंड्स दैट कैन बी ट्रांजैक्टेड वाया दिस सिस्टम। ठीक है जी, तो पहली बात जो आपका ये सिस्टम प्रोसेस किया जा रहा है कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे थ्रू आउट द डे, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम उसको तो आप वैसे ही आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है उसको भी आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम एक तरीके से आप कैश काउंटर पे जाके अपना कैश विड्रॉल कर रहे हैं। फिर वहीं यदि हम बात करें ए और बी ऑप्शन के बीच में, तो वहां पर आपका यहां थोड़ा आप डाइसी कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, क्योंकि अब आपका अपर वैल्यू सिस्टम कोई भी नहीं रखी गई है, तो एनईएफटी भी हो सकता है, आरटीजीएस भी हो सकता है, बट यहां पर आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो वही चीज आपको यहां पर बताई गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर समझाई गई है कि आरटीजीएस जो ट्रांजैक्शंस आप वहां पर करते हैं, इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके के सिस्टम के तरीके से कि जहां पर कंटिन्यूस और रियल टाइम बेसिस पर आपकी सेटलमेंट हो रही है, फंड ट्रांसफर वहां पर हो रहे हैं। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पर वहां पर हो रहे हैं, किसी प्रकार की नेटिंग एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो रही है। एनईएफटी में क्या रहता है आपका उस तरीके से कि वहां पर आपके बैचेस में वहां पर ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट्स की जाती हैं। तो रियल टाइम का मतलब वही चीज यहां पर है कि जितनी प्रोसेसिंग हो रही है इंस्ट्रक्शंस की, जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उसी आधार पर उनकी वहां पर प्रोसेसिंग भी की जा रही है और उस हिसाब से जो आपके ट्रांसफर्स हैं वो इंडिविजुअली वहां पर किए जा रहे हैं, ग्रुप के उस तरीके से वहां पर नहीं किए जा रहे कि आधे घंटे बाद वहां पर किए जाएंगे। तो वही चीज कहेगी कंसीडरिंग दैट द फंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपकी पेमेंट्स हैं वो फाइनल है और इररिवोकेबल यहां पर मानी गई हैं, और इसीलिए इसकी मिनिमम जो आपकी लिमिट यहां पर रखी गई है, कितना मिनिमम अमाउंट कर सकते हैं, तो 2 लाख है, अपर लिमिट यहां पर हटा दी गई है। वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है। उसके अलावा एनईएफटी को अगर हम कंपेयर करें उसके साथ क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन रिसीव की जाती है अप टू अ पर्टिकुलर टाइम और उसे प्रोसेस किया जाता है बैचेस में प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें आरटीजीएस में क्या है, आपकी रियल टाइम में हो रही है। बैचेस में करने का मतलब क्या है कि एक साथ 5 से 6 7 ट्रांजेक्शन को वहां पर प्रोसेस कर रहे हैं। आरटीजीएस में क्या है कि एक एक ट्रांजेक्शन को वहां पर इंडिविजुअली प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपका ये काम भी करता है। और उसके अलावा आपका तो ये अब आपका 24 घंटे हमेशा आपका अवेलेबल है आरटीजीएस सिस्टम, बट साथ साथ आपकी किसी प्रकार की फ्यूचर वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शंस की फ्यूचर की आपने वहां पर कोई ट्रांजेक्शन वहां पर रख दी, उसे एक्सेप्ट नहीं करता, रियल टाइम बेसिस पर ही वहां पर इसके द्वारा ट्रांजैक्शन वहां पर की जाएगी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। इस तरीके से जो आपके पेमेंट सिस्टम्स रहते हैं, फंड सेटलमेंट सिस्टम्स रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। स्टार्टिंग में के टॉपिक्स हैं, कभी कभी बार आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आज के 5 क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन भी होती रहेगी। यदि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एक वैल्यूएडिशन हो जाएगी, यदि ऑलरेडी पढ़ा है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, मतलब नुकसान वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, जाते जाते एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन 2023 के अटेम्प्ट के लिए ही कि प्रीलिम्स से रिलेटेड 2 और हमारे इनिशिएटिव्स हैं। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंटरशिप में आपको एकेडमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी उस तरीके से परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो सके, आपका थोड़ा डाउट रेजोल्यूशन वहां पर हो सके, एक फिक्स शेड्यूल आपका वहां पर बन सके जिसके आधार पर आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन वहां पर कर सकें। ठीक है जी, तो यही सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि फंडामेंटल टेस्ट भी इंक्लूडेड है, 9 एडवांस टेस्ट हैं, 9 एफएलटीज हैं, तो सभी डिटेल्स को चेकआउट कीजिए।
वेबसाइट विजिट कीजिए और इस कोर्स में एनरोल करके अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।